ये बात होती है आज से ठीक 15 साल पहले की, जहां इस वक्त शराब पीने की वजह से पुलिस वालों ने डेसू को थाने में बंद कर दिया होता है और उसके ऊपर केस लगाने वाले होते हैं। वो बार बार कहता है कि आखिर मुझे ही क्यों पकड़ा, और भी तो काफी सारे लोग थे जो कि शराब पी रहे थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। बहुत ज्यादा बदमाशी होती है वहां पर। वो काफी बार ऊट पटांग हरकतें करने लगता है, मगर फिर भी उसका पुलिस वालों पर कुछ असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद में उसका दोस्त आता है जो कि पैसे देकर उसकी रिहाई करवाकर वहां से निकाल लेता है। देन डेसू अपनी 6 साल की बेटी को बर्थडे विश करता है और कहता है कि इस बार वो उसके बर्थडे के लिए एंजल के उड़ने वाले पंख लेकर के आया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इसी के साथ वो कहता है कि वो जल्द ही घर आएगा, और जैसे ही वो अपने दोस्त को फोन देता है उसकी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए, मगर तभी पीछे से डेसू गायब हो जाता है, यानी कि कोई दूसरा शख्स उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वेल, अब इस मूवी की स्टार्टिंग जिस तरीके से दिखाई गई थी, ये थी थोड़ी सी टाइम लूप वाली या फिर कहीं की टाइम ट्रेवल वाली, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब यहाँ पर हम डेसू को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक जेल में होता है। जो शख्स उसे खाना देने आया होता है, डेसू उससे पूछता है कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, तुम मुझे यहाँ पर लाए क्यों हो, 30 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं बाहर कब जाऊंगा, आखिर कोई तो मेरे सवाल का जवाब दो। मगर जो शख्स उसे खाना दे करके गया था वो आखिर उसे कैसे बताता कि उसे अब इस जेल में 15 साल निकालने हैं। अब इन 15 सालों के अंदर डेसू के साथ क्या क्या होता है वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। पहले ही कुछ सालों के अंदर उसके बाल वगैरह नाखून बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दीवार पर जो पेंटिंग होती है वो उसे पूरी तरीके से खरोंच करके बिगाड़ चुका था। हर 2-3 महीनों के अंदर उसके कमरे में गैस छोड़ी जाती थी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाया करता था। देन कुछ लोग आकर उसके नाखून काट दिया करते थे, बाल काट दिया करते थे, सफाई करके चले जाया करते थे कमरे की। मगर एक दिन इन बाकी रोजमर्रा कामों के चलते वो यहाँ पर उसकी पीने की बोतल और इसी के साथ कुछ ब्लड सैंपल भी ले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब डेसू टीवी देख रहा होता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने कत्ल कर दिया है। घर में एक शराब की बोतल भी मिली है और ऊपर से खून यानी कि डीएनए भी मिला है डेसू का। यानी कि ये पूरी चाल थी इन लोगों की डेसू को एक तरीके से फंसा देने की। अब बाहर यानी कि समाज में डेसू को सब लोग एक मुजरिम करार दे रहे थे। अब वो तो यहाँ इस वक्त ऑलरेडी एक सेपरेट जेल में था, या फिर कहीं की एक लग्जरी जेल में, जहाँ उसे खाने के लिए टाइम पर खाना, देखने के लिए टीवी और नहाने धोने के लिए अच्छा वॉशरूम था। मगर आखिर कोई इंसान कब तक एक जेल में कैद रह पाएगा। उसने कई बार अपने हाथों की नसें काट कर जान लेने की कोशिश करी, मगर बार बार ये लोग जो कि उसे कैमरा से वॉच करते रहते थे, बार बार उसके कमरे में आकर उसे ठीक करवा दिया करते थे। अब एक दिन उसके खाने में 2 की जगह 3 चॉपस्टिक्स उसे मिलती है। अभी चॉपस्टिक्स लोहे की थी, दैट इज वाई वो सोचता है कि वो इस चॉपस्टिक की मदद से दीवार की ईंट को खुरीद करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इनफैक्ट अब तो उसने अपने हाथों पर 1-1 साल का एक टैटू भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ से कुछ साल निकलते हैं। वो हर दिन कोशिश करता है चॉपस्टिक से पास की दीवार में छेद करके वहां से बाहर निकल जाने के लिए। पहले 6 से 8 साल, 8 से फिर 13 साल, 13 से अब हो चुके थे ऑलमोस्ट 15 साल, और अब सिर्फ एक ही महीना बचा था जहां से वो सामने की दीवार की ईंटों को हटा करके पूरी तरीके से आजाद हो सकता था। इस रात डेसू बहुत ज्यादा खुश था और सोच रहा था कि जैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा सबसे पहले उस बंदे को धोऊंगा जिसने मुझे 15 सालों के लिए इस जेल में कैद कर दिया। मगर तभी वहां पर गैस आ जाती है जो कि उसे बेहोश कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उसकी आंख खुलती है तो एक हिप्नोटिज्म वाली लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि डेसू, मान लो कि तुम एक बहुत बड़े हरे भरे घास के मैदान में हो, तुम्हारी नींद जस्ट अभी खुली है और तुम अब अपनी आजाद जिंदगी जीने के लिए तैयार हो। और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो सचमुच एक बैग में से निकल करके हरे भरे मैदान में पहुंचता है। तो बेसिकली ये एक बिल्डिंग का सबसे ऊपरी छोर था, और क्योंकि अब इतने टाइम से उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी तो पहली बार इतनी ज्यादा रोशनी देख लेने पर उसकी आंखें चुंधिया जाती है। देन वो सबसे पहले उसी शख्स को देखता है जिसे हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो डेसू आकर उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तू कौन है, मैं यहाँ पर कैसा आया, मुझे यहाँ पर लाया कौन, क्या वो शख्स तू ही है जिसने मुझे 15 सालों तक इस जेल में कैद रखा। मगर वो शख्स कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी करीब 5 सालों से इसी जेल में कैद था। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिस पर डेसू को बताना था कि मैं मेरी बेटी के बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट लाने वाला था, मगर मुझे कोई किडनैप करके ले गया, और तब से लेकर 15 सालों तक मैं न जाने कौन सी बिल्डिंग की कौन सी जेल में कैद था। और जब वो दूसरा शख्स अपनी कहानी बताना शुरू करता है तो यहाँ से डेसू बिना उसकी बात सुने जाने लगता है। दूसरा शख्स कहता है कि अरे मैं मर जाऊंगा, कम से कम मेरी कहानी तो सुन लो। मगर डेसू बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाता है। लेफ्ट में एक लेडी का चश्मा भी पहन लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से वही शख्स जो कि अंदर से इतना कुलबुलाया हुआ था उसने अपनी जान ले ली। अब इन 15 सालों में डेसू ने सिर्फ टीवी का सहारा लिया था। टीवी
टीवी में उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती, चाहे वो ज्वालामुखी से हो या फिर बरसाती टिड्डों से रिलेटेड या फिर लड़ाई भिड़ाई या फिर खाने को पकाने से रिलेटेड हो, उसे हर चीज की नॉलेज हो चुकी थी। अब यहाँ पर उसने राह चलते बदमाशों से एक सिगरेट ले ली थी। अब यहाँ पर उसके ऊपर फाइट होने वाली थी, लेकिन 15 साल से जो टीवी देखकर उसने फाइट सीखी थी, आज उसका रियल लाइफ एग्जामिनेशन करना भी तो जरूरी था। तो यहाँ पर वो धनाधन उन सभी गुंडों को कूट पीट देता है और फिर काफी ज्यादा थक हार कर पहुंच जाता है खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। मगर तभी एक भिखारी आकर उसे एक मोबाइल और एक पर्स दे डालता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पूछना मत, क्योंकि मुझे ये किसी और ने तुम्हें देने के लिए कहा था बस। देन डेसू उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहां की सबसे बढ़िया और जिंदा चीज खाने में मांगता है। तो यहाँ पर मीडो नाम की एक शेफ थी जो कि उसे खाने में एक जिंदा ऑक्टोपस दे देती है। वो इतना ज्यादा भूखा था कि बिना चाकू छुरी कांटे के डायरेक्ट हाथ में उठाकर उस ऑक्टोपस को खाने लगता है। वेल, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर ऑक्टोपस के चक्षु यानी कि जो सक्शन कप्स होते हैं अगर इंसान के गले में चिपक जाए तो सांस लेने वाली नली ब्लॉक हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। मगर कोरिया में ऑक्टोपस को खाना ये लोग बड़े ही फक्र की बात मानते हैं। तो ये तो रही फैक्ट की बात। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। इस वक्त डेसू को एक फोन भी आया होता है जिसमें वो बताता है कि चाहे रेत का कण हो या फिर भारी पत्थर, डूबना तो एक दिन सभी को पड़ता है। अब यहाँ डेसू उससे पूछ पाता है कि तू है कौन, मुझे ये चीजें क्यों दी, मगर उससे पहले ही फोन कट जाता है और जो ऑक्टोपस उसने खाया था इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी सांस की नली भी बंद हो जाती है और वो थका हुआ भी होता है। दैट इज वाई वो वहीं पर गिर जाता है। अब जो शेफ थी वो इस इंसान को बेहाल समझकर उसे अपने घर ले आती है, उसके कपड़े वगैरह चेंज करती है और जो 15 सालों तक डेसू ने वहां बैठ करके अपनी कुछ थीसिस लिखी थी, उन लोगों के नाम लिखे थे जिन पर वो गुस्सा था कि क्या पता इनमें से कोई शख्स हो सकता है जिसने मुझे इन 15 सालों तक उस जेल में ठूस दिया, तो वो हर किसी का नाम लिख रहा था और यही सारे नाम अब मीडो ने पढ़ लिए थे। जब होश में आने पर मीडो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तो डेसू बताता है कि मेरी एक वाइफ थी, मगर आज से 14 साल पहले किसी ने उसे जान से मार दिया और मौत के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मेरी एक छोटी 6 साल की बेटी भी थी जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो अब ये लोग उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर आस पड़ोसियों से मालूम चलता है कि बच्ची को तो कोई स्कॉटलैंड ले गया, यानी कि अब कोरिया से स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा दूरी है और ऊपर से कहाँ लेकर के गया है ये भी डेसू को या फिर किसी और को कुछ पता नहीं है। तो अब वो पूरी तरीके से अपनी उम्मीद हार चुका था, मगर उसे इस बात का गुस्सा था कि जिसने उसे कैद किया है उसे तो वो छोड़ेगा नहीं। और जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे थे तो उसे याद आता है कि 15 सालों तक उसने जिस रेस्टोरेंट का खाना खाया है, अगर एक बार पता चल जाए कि वो खाना कहाँ से आता था या फिर डिलीवरी बॉय कहाँ से खाना लाया करता था, तो सारी सच्चाई मालूम चल जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे कोरिया के हर एक छोटे से लेकर बड़े तक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां का खाना खाते हैं और एक दिन डेसू को वही टेस्ट वही खाना मिल जाता है जो कि ब्लू ड्रैगन रेस्टोरेंट से आया करता था। तो अब डेसू उस डिलीवरी बॉय का पीछा करते करते उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां पर उसे 15 सालों तक कैद किया गया था। देन उसकी मुलाकात मिस्टर सियोल से होती है जो कि इस पूरे काम का करता धरता था। डेसू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसे पकड़ करके पूरी तरीके से टेप से बांध देता है और फिर प्लास से एक एक दांत खींच करके निकालने लगता है और पूछता है कि आखिर तूने मुझे यहाँ पर इतने सालों तक कैद क्यों करके रखा। जिस पर सियोल का कहना था कि देखो, हम एक पेड कंपनी है, हमें भी किसी ने सामने से ऑर्डर दिया था तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखने के लिए, हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। और रही बात उस शख्स की जिसने मुझे पैसे दिए, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, सिर्फ हमारी फोन पर ही बातचीत हुई थी, मगर हाँ मेरे पास उन रिकॉर्डेड फोन्स की कुछ कैसेट्स पड़ी है, अगर तुम चाहो तो वो सुन सकते हो। अब जैसे ही डेसू उन कैसेट्स को लेने के लिए जाता है कि तभी वहां पर सियोल के गुंडे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो उसने पिछले 15 सालों में टीवी में देख देख करके लड़ने की ट्रेनिंग ली थी, आज अगेन उसका लाइव एग्जामिनेशन करने के लिए वो उन सभी गुंडों को धमाधम कूट पीट देता है। उसके हाथ में सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, बाकी सभी के पास में बड़े बड़े मोटे डंडे, तलवार, चाकू और बंदूक भी थी, मगर डेसू उनसे डरने वाला नहीं था। खैर फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलती है, उसका काफी ज्यादा खून भी बह जाता है। जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो एक शख्स उसे गाड़ी में बिठा तो देता है कि ताकि इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, मगर जाते जाते उसे वो ये शब्द कह देता है कि चाहे मिट्टी का कण हो या फिर बड़ा पत्थर, डूबना सभी को पड़ता है। इस बात को सुनकर के डेसू अपने सर पर हाथ धरता है कि काश मैं 1 सेकंड पहले उसे पहचान पाता तो मैं आज उस शख्स को पकड़ लेता जिसने मुझे कैद किया। खैर यहाँ पर अब उसकी मलम पट्टी करने के लिए मीडो उसे बहुत सहारा देती है, हर काम में उसकी हेल्प करती है और फिर थोड़ा बहुत ठीक हो जाने के बाद में डेसू अपने उसी पुराने दोस्त के पास मिलने के लिए जाता है जिससे कि वो आज से 15 साल पहले टेलीफोन बूथ पर मिला था। उसका एक छोटा सा साइबर कैफे होता है जहाँ पर वो घंटे के हिसाब से कंप्यूटर दिया करता था, मतलब लोगों को इंटरनेट यूज करवाया करता था। मैं भी उसी एरा का हूँ जहाँ पर मैं भी 1 घंटा
साइबर कैफे के 10 रुपए दिया करता था। क्या आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं? वेल ये बात तो 2003 और 4 की थी और किस्मत से ये मूवी भी 2003 में ही आई थी। वेल कहानी की तरफ वापस आते हैं। उसका दोस्त जो कि साइबर कैफे चलाया करता था, उसे इंटरनेट की काफी अच्छी पहचान थी। वो अपने सिस्टम पर जाकर के सियोल की कंपनी को दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा फाइंड आउट करता है, जिससे कि उसे उस शख्स के बारे में पता चलता है, यानी कि वुजीन के बारे में, जिसने की डेसू को कैद में रखवाया था। अब यहाँ पर उसका एड्रेस तो निकल जाता है और जैसे इस एड्रेस पर डेसू भाग करके पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो मीडो की घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो वुजीन को जान से मार डालना चाहता था, लेकिन वुजीन बताता है कि देखो मेरे दिल पे पेस मेकर लगा हुआ है जो कि मेरे दिल को धड़कने में मदद करता है। अगर तुम मुझे दर्द देकर मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी मौत का बटन मेरे हाथ में ही है। मैं जब चाहूं अपने आप को खत्म कर सकता हूं, मगर अपने आप को खत्म करने में इतना ज्यादा मजा कहां, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मर गया तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे कि आखिर मैंने तुम्हें कैद क्यों किया था। मैं तुम्हें 5 जुलाई तक का वक्त देता हूं। तो बेसिकली आज 30 जून थी और 5 जुलाई में यानी कि खाली 5 दिन ही बाकी बचे थे और अब डेसू को सारी की सारी कड़ियां सुलझानी थी कि आखिर वुजीन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मीनवाइल सियोल, जिसकी ये पूरी बिल्डिंग थी, जो कि हैंडल किया करता था इन सारे कैदियों को, जब डेसू ने उसके दांत तोड़े तो वो डेसू से बदला लेने के लिए मीडो के ही अपार्टमेंट में पहुंचता है और मीडो के साथ गलत गलत काम करने लगता है, जिस पर डेसू को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने हाथ कैसे लगाया, मैं तेरा हाथ काट के रख दूंगा। वहीं दूर से वुजीन ये सारी की सारी चीजें देख रहा था, इसलिए वो सियोल को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ, ना तो तुम उस लड़की को कुछ करोगे और ना ही डेसू को नुकसान पहुंचाओगे। ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। अब हालांकि सियोल यहाँ पर डेसू के दांत तोड़ने के इरादे से आया था, मगर इतना ज्यादा पैसा देख करके वो भी वहां से निकल जाता है। अब जहाँ एक तरफ कहानी में हम डेसू और मीडो को देख पाते हैं जो कि उस पुराने वाले घर को छोड़ करके किसी और रेन बेसेरी की ओर निकल पड़े थे ताकि गुंडों से अपनी जान फ्यूचर में बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम वुजीन को देख पाते हैं जिसके बॉडी का इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा था। अब यहाँ कहानी में कुछ इंटीमेट सीन भी है जो कि दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहानी में मीडो और डेसू रात भर सो जाते हैं, इनके बीच में अच्छा खासा इंटीमेशन होता है, मगर तभी वहां पर गैस छोड़ दी जाती है, यानी कि इन्हें बेहोश कर दिया जाता है और जब भी उठते हैं तो इन्हें अपने सामने एक छोटा सा ब्लू बॉक्स दिखाई पड़ता है। इस ब्लू बॉक्स को खोलकर देखने पर इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने सियोल का हाथ काटकर इन्हें गिफ्ट किया है, यानी कि इन दोनों की बातें कोई ना कोई सुन रहा था। ये लोग हर वक्त ट्रैक हो रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेसू जाकर एक शॉप में से अपने जूते में से ट्रांसमीटर निकलवाता है ताकि किसी और को इनके कहीं होने ना होने की खबर ना मिले, और फिर एक एक करके पुरानी कड़ियों को सुलझाने की कोशिश करता है। हर पुराने अखबार, हर पुरानी वेबसाइट्स और पुरानी मैगजीन्स को खंगालने लगता है ताकि ये पता चल सके कि आखिर कोई शख्स मुझसे बदला लेना चाहता ही क्यों था। इसी छानबीन के चलते वो कई सारी लाइब्रेरीज में भी जाता है और तभी उसे अपने बचपन की एक फोटो दिखाई पड़ती है, मगर इस फोटो में से एक लड़की का फेस कटा हुआ था। अब इस लड़की की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो उसकी फ्रेंड के पास जाता है जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। वो बताती है कि बचपन में लीसो नाम की लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा क्लास में खूबसूरत थी। याद है तुम्हें? तुमने एक बार बचपन में उसके बारे में कुछ गलत अफवाह फैला दी थी कि उसका उसके भाई के साथ चक्कर चल रहा है, वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसने तो शायद खुदकुशी भी कर ली थी। वेल अब तो उस बात को काफी टाइम हो चुका है, मगर आज तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अब इन सारी बातों से कहीं ना कहीं डेसू अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। उसे अपना 25 साल पुराना फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरीके से वो स्कूल टाइम पर काफी ज्यादा बदमाश हुआ करता था, सिगरेट पिया करता था। लीसो नाम की एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी, कहीं ना कहीं वो डेसू की दबंगाई को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। मगर एक दिन जब क्लास की छुट्टियां चल रही थी, कोई भी क्लासरूम में नहीं था, तो लीसो अपने कजन भाई के साथ में केमिस्ट्री लैब के अंदर थी और इस कजन भाई का नाम था वुजीन। अब यहाँ पर वुजीन जो होता है वो कहीं ना कहीं हल्का सा सेड्यूस हो चुका होता है। वो अपनी बहन को किस करने की कोशिश करता है, मगर दूर से ये सारा नजारा डेसू ने देख लिया था और फिर जाकर के अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया और ये कहा कि किसी और से कहना मत। मगर फिर भी जाकर के और लोगों से भी ये सारी बातें कह दी कि पूरे क्लासरूम के अंदर लीसो और वुजीन का चक्कर चल रहा है, दोनों भाई बहन है और मुझे तो ये लगता है कि वुजीन ने अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब इस बात से जो है लीसो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट अब तो घबराहट के मारे उसका पेट तक फूलने लगा था। अब इन सारी बातों को वो सच समझने लगी थी कि अब मेरा छोटा बच्चा हो जाएगा, पूरी क्लासरूम तो क्या पूरे समाज के अंदर मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, और इन्हीं सभी बातों के चलते वो एक दिन सुसाइड कर लेती है। वेल अब डेसू को सारी सच्चाई मालूम चल चुकी थी कि वुजीन ही वो शख्स है जिसने उसे आज से 15 सालों के लिए जेल में कैद कर दिया था, वो भी सिर्फ इस गुनाह में क्योंकि उसने बचपन में बातें फैला दी थी कि इन दोनों भाई बहनों की अच्छी खासी टाइट बॉन्डिंग चल रही है, ये दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, मगर ऐसा कुछ था नहीं। इस वजह से उस लड़की ने अपनी जान दे दी। अब यहाँ पर
डेसू उससे माफी मांगने लगता है, काफी गिड़गिड़ाता है, मगर वोजीन को तो अपना बदला लेना ही था। अब यहाँ पर वो इस पूरी मूवी का सबसे भयंकर प्लॉट रिवील करता है और बताता है कि तुम्हें एग्जैक्टली 15 सालों तक ही दूर रखने के पीछे के 3 रीजन थे। रीजन नंबर 1, अगर कोई शख्स किसी का मर्डर कर देता है तो उसे 14 सालों की जेल होती है। दैट इज वाई तुम्हारे जेल में आने के 1 साल बाद में हमने तुम्हारी बीवी का मर्डर करवा दिया ताकि पुलिस तुम्हें 14 सालों तक ढूंढे ही ना। रीजन नंबर 2, इंसान की मेमोरी अगर किसी को 13-14 सालों तक ना देखे तो फिर वो भूल जाती है कि इतने समय बाद आया हुआ शख्स कौन होगा। और रीजन नंबर 3, जिस दर्द में मैं था, मेरी सिस्टर थी, मुझे वैसा ही दर्द तुम्हें भी देना था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। डेसू को यह बताया गया था कि उसकी वाइफ जिसका मर्डर हो चुका है और उसकी छोटी बच्ची जैसे कि स्कॉटलैंड ले जाया जा चुका है, तो बेसिकली उसकी बच्ची और कोई नहीं बल्कि मीडो ही थी, जो कि उस बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर बीइंग शेफ काम किया करती थी। और जब ये बात डेसू को पता चलती है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ में गलत काम कर दिया तो वो अपने आप की ही नजरों में गिर जाता है। इनफैक्ट वो वोजीन का पीस मेकर लेकर के उसे जान से मारने की कोशिश करता है, मगर ये कोई पीस मेकर का रिमोट नहीं जिससे कि हार्ट बीट रुक जाए, बल्कि ये तो एक रिकॉर्डर का रिमोट था जिसमें ये बातें रिकॉर्ड थी कि कैसे डेसू और मीडो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। तो बेसिकली वो जो सेक्स वाली आवाजें होती है ऊआ वाली, ये वैसी ही कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो कि वोजीन ने रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ डेसू उससे मिन्नतें मांगने लगता है और कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में जो बात हुई, प्लीज इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को मेरी बेटी मीडो तक पहुंचाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुमसे माफी मांगता हूं। मगर वोजीन सिर्फ हंसने लगता है क्योंकि उसे माफी नहीं चाहिए थी, उसे तो मुआवजा चाहिए था। अब यहाँ डेसू को याद आता है कि बचपन में ज्यादा बोलने की वजह से ये सारे कांड हुए थे, तो क्यों ना वो अपनी जबान ही काट दे। इसलिए वो वोजीन के सामने एक कैंची लेकर के अपनी जबान तक काट देता है। एंड दिस सीन लिटरली वाज वेरी डिस्टर्बिंग। अपनी कटी जबान होने के बावजूद वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि मेरी बेटी तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए कि मैं ही उसका असली बाप हूँ। और अब जैसा कि वोजीन को उसका बदला पूरा मिल चुका था, दैट इज वाई वो यहाँ पर सियोल को कॉल करके बोल देता है कि ब्लू बॉक्स जो कि मीडो के पास पड़ा है उसे खोलना मत, क्योंकि उस डब्बे में वही टेप पड़ी थी जिसके अंदर इनके आओं की आवाजें थी और ये सबूत भी थे कि मीडो डेसू की ही बेटी है। वेल, इस मूवी के एंड में 2-3 अलग अलग हादसे दिखाए जाते हैं, तो एक एक करके उन सभी को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। मूवी के एंड में खुद वोजीन अपने आप को गोली मार लेता है और उसके पीछे का रीजन ये था कि उसने डेसू से कहा था कि जिस दिन तुम ये सारी बातों को पता लगा लोगे कि आखिर मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद क्यों किया, तो मैं खुद ब खुद अपने आप की जान ले लूंगा। दैट इज वाई उसने लिफ्ट से नीचे उतरकर अपने आप को ही गोली मार ली। प्लॉट ट्विस्ट नंबर 2, यहाँ ना तो लीसो का और ना ही वोजीन का अब कोई भी परिवार वाला बचा था जिसके लिए वो जिंदा रह सके। लीसो ने मरते वक्त ये कहा था कि अच्छी जिंदगी जीना और मैंने जो गलत काम किए कभी तुम वो गलत काम मत करना। इस वक्त हालांकि वोजीन के गले में जो कैमरा था उसने लास्ट फोटो अपनी बहन की मरते वक्त ली थी और यही रीजन था कि उसके कमरे में इतनी सारी लीसो की फोटोज लगी हुई थी। वहीं कहानी का लास्ट पॉइंट जो कि काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्निंग था, तो बेसिकली डेसू यहाँ पर उसी हिप्नोटिज्म औरत के पास में आया था और कहता है कि मेरी यादों को तुम हमेशा के लिए मिटा दो। हालांकि ऐसा करना एकदम एग्जैक्टली पॉसिबल तो नहीं था, जिस पर हिप्नोटिज्म वाली औरत बताती है कि जब तुम 70 साल के हो जाओगे तब तुम सारी चीजें खुद ब खुद भूल जाओगे। और अब ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है। बहुत टाइम के बाद में जब एक बार मीडो उससे मिलने के लिए आती है, तो इस वक्त डेसू जो होता है 70 साल का हो चुका होता है। अब एक बार उसे खुशी होती है कि चलो फाइनली अब वो किसी को कुछ बता नहीं पाएगा, सब कुछ चीजें खत्म हो चुकी है। मगर तभी वो रोने लगता है क्योंकि जो हिप्नोटिज्म उस पर किया गया था वो कंप्लीटली डन हुआ नहीं था। यानी कि उसे आज भी याद है कि उसी ने अपनी बेटी के साथ गलत गलत कांड किए थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट